हेलो दोस्तों, और आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं जो कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक का है। तो आपको वीडियो बीच बीच में मिलती रहेगी, बीच बीच में 2 दिन 3 दिन बाद मिलती है, आपको वीडियो मिलती रहेगी इस पर। आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते जाइएगा और अच्छे से पढ़िएगा। एक चीज़ और है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्त साथ शेयर कीजिएगा। तो आइए हम लोग चाहते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से आगे ही उसमें हम अब बाइसिंग सर्किट की क्या ज़रूरत पड़ी थी, हमने आपको बताया था। तो बाइसिंग सर्किट के बारे में पढ़ाया जाएगा और अच्छे से नोट्स बनाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ये हम लोग देखते हैं बाइसिंग सर्किट। टाइप ऑफ बाइसिंग सर्किट कितने प्रकार से होते हैं। एक होता है डुअल पावर सप्लाई, एक होता है सिंगल पावर सप्लाई। सिंगल पावर में ही आपका होता है, एक फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड में दो होते हैं, कलेक्टर एक बेस, और एक बेस। अब एक तो फिक्स्ड हो गया, एक होता है एमीटर बायस, एक होता है पोटेंशियल डिवाइडर बायस। एक होता है कलेक्टर बेस बायस, और एक होता है आपका, एक कौन सा होता है, एमीटर बायस, पोटेंशियल डिवाइडर बायस। एक होता है कलेक्टर बेस बायस, और आपका एक होता है, नहीं होता है लगभग। तो ये 4 प्रकार के हम बायस पढ़ेंगे, 1 2 3 4। डुअल पावर सप्लाई का पढ़ते हैं, डबल पावर सप्लाई बायस होता है, इसको भी देखेंगे। तो सिंगल पावर सप्लाई बायस हम लोग ये बाइसिंग पढ़ेंगे जो हमारी काम आएगी। ठीक, बाइसिंग सर्किट की जरूरत क्यों पड़ी थी, हमने बताया था कि बाइसिंग सर्किट की आवश्यकता क्यों पड़ी थी। उस बाइसिंग सर्किट में हम लोग बाइसिंग सर्किट की आवश्यकता इसलिए पड़ी, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कलेक्टर करंट बढ़ रहा है, तो ऑपरेटिंग पॉइंट डीसी लोड लाइन की वजह से थोड़ा शिफ्ट हो रहा है, जिसके कारण आउटपुट डिस्टॉर्शन वेव प्राप्त होता था, एम्प्लीफिकेशन नहीं प्राप्त होता। उस वजह से हम लोग इस बाइसिंग सर्किट पढ़ने की आवश्यकता पड़ी कि बाइसिंग सर्किट की आवश्यकता हमको बाइसिंग सर्किट के पढ़ने के लिए। तो आइए हम लोग अब पढ़ते हैं सिंगल एक एक करके जो आता है एग्जामों में। आपको ऐसा जो हम बाइसिंग सर्किट आवश्यकता क्यों पड़ी हमने पढ़ाया है। आइए हम लोग देखते हैं क्या। पहले एमीटर बायस। तो एमीटर बायस के बारे में जानते हैं। एमीटर बायस में एक सर्किट बना लेते हैं ट्रांजिस्टर का, -VEE, इसको बोलते हैं -VEE, इसको बोलते हैं RV। ग्राउंड कर देते हैं इसको RC, यहाँ से VCC दे देंगे, यहाँ से VCE। ठीक, इसमें करंट IB बहेगी, इसमें करंट IC बहेगी, इसमें करंट IE बहेगी, और यार ये है ना बस। अब ये जो बाइसिंग एमीटर बायस, इसमें जो रेजिस्टेंस आ रही है वो मेन स्टेबलाइजेशन का काम करते हैं, वो IC को कंट्रोल करेगा। वो मेन ही आ रही के कारण हमारा स्टेबलाइजेशन इसमें हुआ। मेन कंपोनेंट क्या है इसमें आ रही है, इसलिए एमीटर बायस। हमने इसमें एक रजिस्टर लगा दिया जो कलेक्टर करंट एमीटर करंट को कंट्रोल करेगी, उसके लिए इसलिए इसका नाम एमीटर बायस रखा गया है। ठीक, तो एमीटर बायस में अब हम एक एक करके निकालेंगे। इसका पहले हम
कलेक्टर करंट निकालते हैं। तो कलेक्टर करंट अगर हम निकालेंगे तो कलेक्टर करंट की बात करते हैं। तो इसका अगर हम लोग इक्वेशन अगर लिखें तो माइनस IB RB माइनस यहाँ से एक वोल्टेज हमको मिलेगा VVE मीटर बेस वोल्टेज VVE IE RE और माइनस IB IB VV ये भी मिला, ये IE RE हो गया प्लस VVE इक्वल टू 0 ये मिल गया। हमको लेना है क्या है IE RE। हमको अगर हम IE RE लेते हैं तो हमारे एक वोल्टेज मिलेगा क्या है VV माइनस VV अपन इसके जगह एक होता है क्या IB RB। तो यहाँ IB का मतलब क्या हो गया, IB में हम लोग एक बीटा बराबर क्या होता है IC/IB इतना होता है। IC/IB अगर IB इधर हम कर दें तो बीटा इधर चला जाएगा। तो अब IB की जगह हम क्या रख सकते हैं IC/IE, मगर ये किसको हम IC इक्वल टू IE के मानते हैं, कितना पता है IC का हम I के बराबर मानते हैं तो हम IE रख सकते हैं। तो IE रख सकते हो तो और यहाँ RE प्लस RB/बीटा I बाहर कर लिए। एक इक्वेशन और लिखना चाहते हो तो इसमें क्या लिख सकते हो I/बीटा इंटू RB। हम समझाना इसलिए लिखे कि आप लोग समझ जाओ क्या कैसे रहा है I RE माइनस VV इक्वल टू 0 प्लस रखें। ठीक, तो अब हमारा ये चीज है एक क्वेश्चन आ गया, ठीक। अब एक क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा, एक क्वेश्चन आ गया कलेक्टर करंट आ गया। अब I इक्वल टू IC लिख सकते हो तो IC बराबर भी होगा, IC बराबर क्योंकि I पैरेलल IC मतलब I इक्वल टू IC, ठीक। तो हो गया, इसको IC बराबर हम लोग लिख सकते हैं। इसमें क्या है V का मान VV से ज्यादा अधिक होगा। अगर VV का मान IC तो हम लिख सकते हैं VV इज ग्रेटर देन VV, ना लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा RE इज ग्रेटर देन R बीटा अपान मतलब RB/R बीटा। किससे अधिक होगा तो हमारे पास बचा क्या VV/RE। इसका मतलब है जो हमारा IC करंट है और IE करंट इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा पर डिपेंड नहीं करे। IC और IE बीटा पर डिपेंड नहीं कर रही है, जिसकी वजह से जब बीटा पर हमने बताया था कि जो हमारा कलेक्टर करंट है वो पैरामीटर्स है। कलेक्टर करंट हमारा अल्फा बीटा पर निर्भर नहीं करना चाहिए, टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करना चाहिए। वो वही काम हमारा क्या हो रहा है, हमने बीटा को हटा दिया तो हमारा जो IC और IE है वो बीटा पर डिपेंड नहीं कर रही, तो हमारा स्टेबलाइजेशन मिल जाता है। इससे हमारा स्टेबलाइजेशन मिल जाता है, ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। तो उसके वजह से हमारा स्टेबलाइजेशन यहाँ मिल गया, ठीक। अप्लाई स्टेबलाइजेशन पॉइंट, ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। तो हमारा स्टेबलाइजेशन पॉइंट इसलिए हो कि हमारा IC इंडिपेंडेंट ऑफ IB, IC एंड IE इंडिपेंडेंट बीटा, मतलब हमारा बीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, हमारा स्टेबलाइजेशन पॉइंट
मिल रहा है। अब स्टेबल हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट डीसी लोड लाइन के मध्य में स्थिर है, जिसकी वजह से हमारा जो एम्पलीफायर एम्पलीफिकेशन प्रॉपर से करेगा, आउटपुट डिस्टॉर्शन में नहीं मिलेगा। तो हमारा क्या हो गया, स्टेबलाइजेशन हमने कैसे किया। इसमें मेश आरई मेन कंपोनेंट, आरई कारण हमारा स्टेबलाइजेशन मिल सका। AID, इस आरई कारण हमारा स्टेबलाइजेशन मिल गया। ठीक, अब तो हमने कलेक्टर करंट निकाल दिया। आइए और आगे देखते हैं। अब एमीटर वोल्टेज, तो कलेक्टर एमीटर वोल्टेज अगर हम निकालेंगे तो इसमें क्या होगा वो भी देखते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कलेक्टर एमीटर वोल्टेज, मतलब VCE निकालेंगे, इसको बोलेंगे कलेक्टर एमीटर वोल्टेज। तो यहां से रखें VCC ICC RC प्लस VCE प्लस IE प्लस VVE। अब यहाँ क्या है, हमको VC लेना है, VCC माइनस। अब ये तो इक्वल है, ये तो इक्वल है, तो हमारा क्या होगा, ये इक्वल है मतलब IC इक्वल है, तो यहाँ IC रख सकते हो RC प्लस RE और प्लस VV। ये हमारा कलेक्टर एमीटर वोल्टेज। तो स्टेबलाइजेशन पॉइंट हम लोग जान गए। किसमें स्टेबलाइजेशन पॉइंट, हमारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट है, अब वो जो क्यू पॉइंट है वो डीसी लोड लाइन के मध्य में स्थिर रहेगा। इसके वजह से आरई का, जो कि हमारा जो कलेक्टर करंट और एमीटर करंट बीटा पर डिपेंड कर रहा था, उस समय बीटा पर डिपेंड नहीं कर रहा, जिसके वजह से हमको स्टेबलाइजेशन पॉइंट मिल रहा है। नोट डाउन कर लीजिए। तो एमीटर बाइसिंग, हमने एमीटर पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया, जिसके कारण जो हमारा कलेक्टर करंट बढ़ रहा था, तो जिसकी वजह से उस कलेक्टर करंट को और एमीटर करंट को हमने रोका आरई के कारण। इसलिए ऐसा सर्किट को हम आरई लगाते हैं कि एम्पलीफायर में आरई की जरूरत क्यों पड़ी, स्टेबलाइजेशन के लिए, कि जो ऑपरेटिंग पॉइंट हमारे डीसी लोड लाइन थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर रहा था, उसके वजह से हमारे आरई की जरूरत पड़ी। समझ गए। तो हमको स्टेबलाइजेशन पॉइंट मिल गया, मतलब स्टेबलाइजेशन मिल गया, स्थिरता जिसको बोलते हैं। तो आप पढ़ लिए होंगे, समझ गए होंगे कि एमीटर में रेजिस्टेंस की जरूरत क्यों पड़ी, वो चीज आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब आगे देखते हैं, अगला देखते हैं। ये तो एमीटर बाइसिंग हो गया। अब अगला आता है कलेक्टर बेस बाइसिंग। बाइसिंग विथ लिख सकते हो, बायस विथ कलेक्टर फीडबैक रजिस्टर, कलेक्टर फीडबैक रजिस्टर। तो बाइसिंग विथ कलेक्टर फीडबैक रजिस्टर, या इसे कलेक्टर बेस बाइसिंग भी बोल सकते हो। तो हमने कलेक्टर में जो कलेक्टर फीडबैक रजिस्टर, मतलब कलेक्टर में फीडबैक रजिस्टर किया, किसके द्वारा, आरबी के द्वारा, और यहां से हमने वोल्टेज माना VVE, और यहाँ VCC IC है और RC है। अब वोल्टेज क्या है, VCE। ठीक, तो यहाँ RB है, यहाँ कलेक्टर करंट IB होगी, तो यहाँ IC से यहाँ IB इधर आएगी। ठीक, तो अब कलेक्टर करंट फीडबैक राइसिंग रजिस्टर, तो यहाँ से अगर हम लोग VCC लिखें, VCC इक्वल टू IC RC प्लस IB RB प्लस VBE, इतना लिख सकते हैं। इसमें हमको IC निकालना है, ICC VCC माइनस VBE अपान,
अब इसमें भी आईसी हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसमें हम लोग क्या ले सकते हैं, इस वाले में या बीटा, तो बीटा बराबर क्या होता है आईसी अपान आई बी, और आईसी आई के बराबर होगा। तो आई बी को अगर हम इधर कर दे तो आईसी अपान बीटा ये लिख सकते हैं। तो इसको यही चीज उतार दे, अगर ये चीज उतार देंगे एक स्टेप और लिख लेते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हम सीधा लिख देते थे, तो यहाँ लिख सकते हो VCC ICRC प्लस मतलब IC अपान बीटा RB प्लस BB, ठीक। तो यहाँ हम अगर IC को ले ले, IC कॉमन कर लेंगे, VCC माइनस BB कर लें अपान, अब यहाँ कॉमन अगर हमने IC दोनों में कर लिया तो RC प्लस RB अपान बीटा, ये हमारा इक्वेशन IC इज ग्रेटर देन बीटा RB। तो यहाँ स्टेबिलिटी फैक्टर का मान इससे कम होगा, स्टेबिलिटी फैक्टर लेस देन बीटा प्लस 1, ठीक। ये हमको मिल गया, ये चीज मिला, यहाँ नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ भी आपको दिख रहा है बायस विद कलेक्टर फीडबैक रजिस्टर, स्टेबिलिटी पॉइंट हमको मिलेगा, नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन करते जाइए। देखो बाइसिंग सर्किट है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हमने इस चीज को बनाया कैसे, चाहे क्लीन ट्रांजिस्टर निकोलस। अब कलेक्टर करंट हमारा बीटा पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, तो हम इसको भी लिख सकते हैं VCC अपान RC, या इसको इतना लिख सकते हैं। अगर इसको हटा देंगे तो हमारा ये चीज आ सकता है, और इससे हमारा ये चीज भी आएगा, ये चीज भी आएगा। नोट डाउन कर लिए होंगे। इसमें स्टेबिलिटी फैक्टर का मान लेस देन 1 लिख लेना है, स्टेबिलिटी फैक्टर इज ग्रेटर देन बीटा प्लस 1, इसमें ये चीज होगा, ठीक। ये चीज याद रख लेना, ये लेस देन स्टेबिलिटी फैक्टर जो होगा जैसे वो लेस देन बीटा प्लस 1 होगा, इतना हो गया। अब आगे चलते हैं और क्या लिखते हैं, इसमें आप लोगों ने इतना नोट कर लिया होगा। अब इसमें हम IC तो हमने लोग निकाल लिए, अब VCC भी निकालना है। अब VCC अगर निकालना है VCE तो यहाँ VCCC ICRC प्लस VCE और बस इतना होगा। तो इससे हमारा एक चीज निकल गया, तो हमको VCE निकालना है, VCC माइनस IC इंटू RC। इसमें भी स्टेबलाइजेशन पॉइंट है, और इसमें क्या है हमारा VCE जो होगा वो VCB प्लस VEB के बराबर होगा। एक चीज याद रखिएगा, ये चीज याद रखिएगा, कहीं कहीं ये आ जाता है स्टेबलाइजेशन पॉइंट, ठीक। स्टेबलाइजेशन पॉइंट तो हमारा है बाइसिंग विद कलेक्टर फीडबैक रजिस्टर। जो हम बाइसिंग कर रहे हैं इसमें एक कलेक्टर के फीडबैक में रजिस्टर लगा रहे हैं, कलेक्टर के बेस में हमने कलेक्टर फीडबैक रजिस्टर, तो कलेक्टर में एक फीडबैक रजिस्टर करते जिसके कारण हमारा स्टेबलाइजेशन मिला है। अब आगे चलते हैं। देखो ये एक चीज हर किसी न किसी का रिलेशन है, किसी न किसी से जरूर रिलेशन है, बिना रिलेशन के हम लोग पढ़ते नहीं। अब हमारा ये चीज हो गया, आगे चलते हैं और पढ़ते क्या है। ये तो बाइसिंग रजिस्टर है, उसके बाद फीडबैक सर्किट चलेगी, थोड़ा सा उसमें टिपिकल है, पढ़ना पड़ेगा तो सभी। चलते हैं क्या आगे, पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग। पोटेंशियल
डिवाइडर बायस। तो पोटेंशियल डिवाइडर बायस मतलब देखो, मान लो सबसे अच्छी बायसिंग यही मानी जाती है। एक चीज याद आप रखिएगा, इसमें आ रही है, हमने RE लगा दिया, इसमें RC भी लगा दिया। अब इसमें एक चीज क्या है, एक चीज आपको फायदा में रहेगा, इसमें R1 R2 पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल को डिवाइड करेंगे R1 R2 लगाकर, मतलब R1 एंड R2, ठीक। इसमें एक वोल्टेज हम लगा देंगे VBE, ये चीज रहेगा VBE, ठीक। R1 R2, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V2 रहेगा। तो इसलिए इसको पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग, क्योंकि पोटेंशियल को डिवाइड कर रहा है, इसलिए इसका नाम पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग रख दिए हैं। क्या रख दिए हैं? पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग, ठीक। कि पोटेंशियल विभव को कैसे विभाजित करेगा, सबसे अच्छी बायसिंग यही मानी गई है। आइए एक एक करके हम पढ़ते हैं। इसका अगर V2 निकाले, V2 VBE, यहाँ से अगर ऐसे निकाले केवीएल से V2 VBE और प्लस VE, अगर हम VBE, अगर हम VBE माइनस प्लस IE RE, ये हो जाएगा पोटेंशियल। इसका पोटेंशियल A होगा VE, ठीक। तो इसके इक्वल होगा, इसमें करंट IC करंट आएगी, इसमें IC करंट आएगी, इसमें IE करंट आएगी, ठीक। वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो अगर हम इसको निकालेंगे V2, तो हमारा I इक्वल टू IC इक्वल टू हमारा क्या निकला, V2 माइनस VBE अपॉन RE, हमारा ही निकला ना RE, हमारा ये चीज मिल गया। देखने को मिल रहा। अब इसमें एक चीज देखने को क्या समझ आ रहा है कि हमारा जो इसमें देखने को एक चीज समझ में आ रहा है कि अगर हम इसमें कलेक्टर करंट को बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो कलेक्टर करंट बढ़ रहा है, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो कलेक्टर करंट बढ़ रहा है। मगर जो इसके ड्रॉप वोल्टेज है R2 के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है, इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप वो कलेक्टर करंट बढ़ाता है, V बढ़ रहा है, IR बढ़ रहा है। मगर इसके क्रॉस जो V2 है इंडिपेंडेंट ऑफ IC है, मतलब V2 इंडिपेंडेंट ऑफ IC, मतलब V2 IC पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो जब V2 IC पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो हमारा VB और IB घट जा रहा है, जिसके हमें से स्टेबलाइजेशन पॉइंट मिल रहा है। मतलब IC इंडिपेंडेंट ऑफ V2, मतलब IC हमारा V2 पर डिपेंड नहीं कर रहा है। जो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है V2 वो IC पर डिपेंड नहीं कर रहा है। जब IC पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो हमारा जो VB है, जो हमारा VB वोल्टेज है और IB, VB एंड IB, मतलब ये हमारा डिक्रीज हो जा रहे हैं। क्या हो जा रहे हैं? डिक्रीज हो रहा है। IC इंडिपेंडेंट ऑफ V2, तो IC हमारा V2 पर डिपेंड नहीं कर रहा है, या V2 हमारा IC पर डिपेंड नहीं कर रहा, जिसके कारण VB IB डिक्रीज हो जा रहा है। और जब VB IB डिक्रीज हो जा रहा है, ये वाला VB IB डिक्रीज हो, जिसके कारण हमारा स्टेबलाइजेशन पॉइंट मिल रहा है। तो हमारा V2 और हमारा ये भी घट जा रहा है। जब V2 इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो हमारा VB घट गया, VB घट गया तो IB घट गया, तो हमको स्टेबलाइजेशन पॉइंट मिल रहा है। ये चीज याद रखिएगा पोटेंशियल डिवाइडर मेथड से, ठीक। ये पोटेंशियल डिवाइडर मेथड से। ये सबसे अच्छा देखो, अब एम्पलीफायर की सर्किट जब भी बनाएंगे, अगर इसमें R1 R2 RE RC लगाते हैं तो समझ लीजिए स्टेबलाइजेशन पॉइंट के लिए सर्किट लगाएगी। अगर हम ऐसा सर्किट बना के डिजाइन कर देते हैं एम्पलीफायर में, तो समझ लीजिए हमारा जो DC लोड लाइन ऑपरेटिंग पॉइंट DC लोड लाइन के मध्य में है
और बढ़िया बाइसिंग सर्किट होती है, जिससे एम्पलीफायर हमारा एम्पलीफिकेशन करता है। नहीं तो अगर हम इस चीज़ को नहीं लगाएंगे ना तो उसके वजह से हमारा क्या ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट करेगा, और जब शिफ्ट करेगा तो एम्पलीफायर आउटपुट अच्छा से नहीं दे पाएगा। समझ गए होंगे? तो ये चीज़ याद रखिएगा कि बाइसिंग बहुत बढ़िया बाइसिंग होती है। अब ये तो निकाल लिए, अब आगे हम निकालते हैं आईसी। हम लोग निकाले आईसी, कलेक्टर करंट निकालिए। अब वीसी निकालते हैं। वीसी, अगर वीसी निकालेंगे तो यहाँ से हम वीसीसी और आईसीआरसी प्लस यहाँ से वोल्टेज हमने दिखाया नहीं, वीसीई, वीसीई तो आईसीआरसी प्लस वीसीई प्लस आईआरई, ये हो गया आईआरई हो गया। तो हमको निकालना क्या है? वीसी, तो वीसीई तो वीसीसी माइनस, अब इसमें क्या है, कॉमन कर लेंगे, आईसीआरसी प्लस आर, लीजिए ये भी हमारा निकल गया। ठीक, निकल गया। तो पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग है, याद रखिएगा। मतलब वोल्टेज को डिवाइड कर रहा है, पोटेंशियल को डिवाइड कर रहा है, ये सबसे अच्छी बाइसिंग मानी गई है। एक चीज याद रखिएगा। ठीक, अब ये हो गया। अब आता है 3 बाइसिंग पढ़ चुके, चौथा 55 में पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, बेस बाइसिंग, मतलब बेस बायस। बेस बायस, तो बेस में हम कैसे बाइसिंग करेंगे? रजिस्टर के द्वारा। मतलब अगर हम लोग यहाँ एक ट्रांजिस्टर बना दें, एम्पलीफायर सर्किट, यहाँ हमारा ये चीजें बन रहा है, आरबी, आरसी, वीसीसी, आईबी, आईसी, ये हो गया। एक हमारा वोल्टेज अगर हम ये लगा दे, वीबी लग सकता है, अगर एक दिमाग से स्विच लगा देते हमारा वोल्टेज एक बनता है VCE। तो अगर हम इसको लगाते हैं VCC, IB, RB, ये भी VCC, IB, RB प्लस BB, तो हमारा कुछ यहाँ क्या होगा वाले में, वाइसी मिलना चाहिए, तो मतलब ये हमारा एक चीज़ मिलेगा। तो हम क्या जानते हैं, बीटा IC अपन IB, अगर हम IB बाहर कर लेंगे तो हमारा IC अपन बीटा ये चीज़ मिलेगा। इसमें क्या हो जाएगा, IC अपन बीटा RB प्लस VB, तो ऐसे अगर बाहर नहीं मिले तो VCC, IC बाहर हो गया तो VCC माइनस VB अपन RB अपन बीटा, एक चीज़ मिलेगा। और एक चीज़ हम क्या जानते हैं, चूँकि स्टेबिलिटी फैक्टर होता है बीटा प्लस 1 अपान 1 माइनस बीटा डेल IB अपान डेल IB अपान इतना होता है। तो अगर ये 0 हो गया, डेल IB अपान IC ये 0, तो 0 मान ली, हमारे पास बचा क्या, स्टेबिलिटी फैक्टर इक्वल टू बीटा प्लस 1 बचा, ये बचा। अब वहाँ बचा तो ये चीज़ बच गया, कलेक्टर करंट हमारा ये चीज़ निकल गया। अगर देखेंगे तो हमारा कलेक्टर करंट ही निकला।
तो हम VC भी निकाल सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। हमारे स्टेबिलिटी फैक्टर का मान β+1 होगा। इसमें क्या होगा? β+1 होगा। मतलब ये भी अच्छी बाइसिंग सर्किट सकता है। पूरा थर्मल स्टेबिलिटी देता है इसमें। ठीक, नोट डाउन करते जाइए। बाइसिंग सर्किट है तो थोड़ा समझना पड़ेगा। आइए हम लोग आगे चलते हैं। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब आगे ये चलते हैं कि VC निकालना होगा। VC अगर निकाले तो क्या होगा? IC RC। ये चीज आपको देखना पड़ेगा। ठीक, अब हम लोग अगला बाइसिंग पढ़ेंगे। क्या अगला बाइसिंग पढ़ेंगे? नोट डाउन कर लीजिएगा। कलेक्टर बायस। क्या पढ़ेंगे? कलेक्टर बायस मतलब बाइसिंग कर रहे हैं, रजिस्टर के द्वारा लगाकर बायस कर रहे हैं। ठीक, एक चीज याद रखिएगा, कलेक्टर बायस। और जब बायस है तो कलेक्टर बायस। ठीक, तो अब क्या करेंगे? इसमें थोड़ा सर्किट चेंज कर देंगे। सर्किट में क्या चेंज करेंगे? यहाँ से इसको थोड़ा हटा देंगे। बस हो गया हमारा बायस। हो गया भैया। क्या है? कुछ है क्या? कुछ नहीं है। लीजिए। और VCC बेस हो गया, कलेक्टर हो गया, एमिटर हो गया। बस इसमें निकाल दीजिए। ये चीज आपका है तो यहाँ से डिलीट करिए। और यहाँ क्या है? VCC VCE प्लस IC RC हो गया। हमको क्या क्या निकालना है? IC निकालना है। IC VCC माइनस VCE अपन RC। तो IC लेस देन VCC अपन RC इतना लिख सकते हैं, जा सकते हैं। तो हमारा स्टेबलाइजेशन मतलब बाइसिंग सर्किट का था सर्किट। तो हमने कलेक्टर पढ़ाया, बेस पढ़ाया, कलेक्टर बाइसिंग, बेस बाइसिंग, पोटेंशियल डिवाइडर, कलेक्टर फीडबैक रजिस्टर बाइसिंग मतलब कलेक्टर बेस बाइसिंग बोल सकते हो उसको कॉम्बिनेशन में, और एक मीटर बाइसिंग। 4 प्रकार की बाइसिंग हमने पढ़ा दी। कलेक्टर बेस, एमीटर बाइसिंग, कलेक्टर बेस बाइसिंग और पोटेंशियल डिवाइडर। 5 बाइसिंग हमने अलग अलग पढ़ा है। तो आपको सारे बाइसिंग सर्किट पढ़ा दी। बाइसिंग सर्किट क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि हमको जो ऑपरेटिंग पॉइंट था कैसे शिफ्ट हो रहा था। शिफ्ट किसके? कलेक्टर के कारण। हमने कलेक्टर करंट कंट्रोल कर लिया तो हमारा एम्पलीफायर प्रॉपर एम्पलीफायर की तरफ वर्क कर रहा है, एम्पलीफिकेशन कर रहा है। हमारा आउटपुट डिस्टॉर्शन वेट नहीं मिल रहा है। समझ गए? तो आज का चैप्टर यही समाप्त होगा। अगला चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। सो थैंक्स।